हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है लॉर्ड डलहौजी और उसकी हड़प नीति। इस टॉपिक के माध्यम से हम उन सभी तथ्यों पे बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी के बीच भारत का गवर्नर जनरल बना और यह एक साम्राज्यवादी विचारधारा का गवर्नर जनरल था। 1848 में ये जैसे ही भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए कई तरीके अपनाए। जिन तरीकों में पहला तरीका है युद्ध नीति। युद्ध नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने बर्मा, सिक्किम और पंजाब का विलय किया। दूसरा उसका तरीका था कुशासन की नीति। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्यों पर कुशासन का आरोप लगाकर भी विलय किया गया, जिसमें अवध प्रमुख है। अवध रजवाड़े को कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। तीसरा है राज्य हड़प नीति। हड़प नीति को व्यपगत का सिद्धांत, गोद निषेध का सिद्धांत, गोद निषेध का सिद्धांत और कभी कभी इसका नाम अंग्रेजी में दे देता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस प्रकार हड़प नीति के साथ ही इसका अन्य नाम व्यपगत का सिद्धांत, गोद निषेध का सिद्धांत और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी हम ध्यान देंगे। हड़प नीति थी क्या? हड़प नीति की विशेषता क्या थी? लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, तो लॉर्ड डलहौजी के अनुसार यह कहना था कि जिन देसी रियासत के पास जो राजा वहाँ का है, उसके पास यदि अपना जैविक पुत्र नहीं है, वह किसी अन्य पुत्र को गोद नहीं ले सकता है। इस प्रकार जिस देसी रजवाड़ा था, उसके राजा के पास यदि अपना जैविक पुत्र नहीं होता था, वह किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता था। राजा के मृत्यु के बाद उस रजवाड़े को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति का पालन करते हुए उसने भारतीय रजवाड़े को 3 भागों में बांटा। ये 3 भाग कौन कौन थे? पहला था ऐसे रजवाड़े जो कभी भी अंग्रेजों के अधीन नहीं थे। अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, न ही किसी प्रकार का कर देते थे। वे रजवाड़े जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, न ही किसी प्रकार का कर देते थे, वे रजवाड़े बिना अंग्रेजों के अनुमति के गोद ले सकते थे। पहले प्रकार के जो रजवाड़े थे, वे बिना अंग्रेजों के अनुमति के गोद ले सकते थे। और दूसरे प्रकार के जो रजवाड़े थे, वे अंग्रेजों के अधीन थे। अंग्रेजों के अधीन ये रजवाड़े कभी पेशवा अथवा मुगल सम्राट के अधीन थे, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के समय यह अंग्रेजों के अधीन आ चुके थे। इन देसी रियासतों को गोद लेने से पहले अंग्रेजों की अनुमति लेनी होती थी। तीसरे प्रकार के जो रजवाड़े थे, जो स्वयं अंग्रेजों द्वारा निर्मित थे। अंग्रेजों द्वारा निर्मित रजवाड़े, वे रजवाड़े जिनका निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया था, वे गोद नहीं ले सकते थे। हम पहले प्रकार में देखें कि वे रजवाड़े जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, उन्हें गोद लेने के लिए अंग्रेजों की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे प्रकार के रजवाड़े वे थे जो अंग्रेजों के अधीन थे, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों की अनुमति की आवश्यकता थी। तीसरे प्रकार के जो रजवाड़े थे, जिनका निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया था, इन्हें गोद लेने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार जो तीसरे प्रकार के रजवाड़े थे, इन्हें मिला लिया गया
और जो प्रथम प्रकार के रजवाड़े थे इस पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया, और जो दूसरे प्रकार के रजवाड़े थे इसी पर लॉर्ड डलहौजी ने कार्य किया, और इन नीतियों का पालन करते हुए उसने कई देशी रियासतों को अपने साम्राज्य में विलय किया। उसके क्रम को हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़े इससे कथन के प्रश्न मिलते हैं, लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं इससे फैक्ट वाले, तथ्य वाले प्रश्न मिलेंगे। तो जो पहला रजवाड़ा था जिसका लॉर्ड डलहौजी द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया वह था सतारा। सतारा का विलय 1848 ईस्वी में किया गया। इस समय यहाँ का राजा अप्पा साहिब था। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उस रजवाड़े का या उस देशी रियासत का नाम बताइए जिसका विलय लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार किया गया, तो वह है सतारा। इसके बाद जैतपुर और संभलपुर। जैतपुर और संभलपुर का विलय लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में किया। इसके बाद उदयपुर का विलय 1850 ईस्वी में हुआ। इसके बाद बघाट जो पंजाब में पड़ता है इसका विलय 1852 ईस्वी में हुआ। इसके बाद झांसी का विलय 1853 ईस्वी में हुआ, और इस समय झांसी का राजा माधवराव था। झांसी का राजा माधवराव था। 1853 में जब झांसी का विलय किया गया तो वहाँ का राजा माधवराव था जो महारानी लक्ष्मीबाई का पति था। इसके बाद नागपुर का विलय 1854 ईस्वी में किया गया, और इसके बाद अवध का विलय 1856 ईस्वी में किया गया। जब अवध का विलय किया गया तो अवध का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया। कुशासन का आरोप, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस रजवाड़े का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया, तो वह है अवध। और कुशासन का आरोप कौन लगाया था? आउट्रम नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। हम लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को पढ़ते समय देखे थे कि अवध का 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि किया गया, और सहायक संधि में यह था कि उस देशी रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैन्य टुकड़ी रखनी होती थी। वहीं लॉर्ड डलहौजी के समय अवध में जो एक अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था आउट्रम, और इसी ने एक रिपोर्ट लगाया कि अवध में शासन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, इसलिए अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए। इस प्रकार 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अब है करौली। जो करौली रियासत थी इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विलय की अनुमति नहीं दी। करौली जो रियासत थी इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विलय की अनुमति नहीं दी। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पे नज़र रखने वाली एक निकाय या कहा जाए तो एक संस्था थी। इसी ने करौली पर विलय की अनुमति नहीं दी। और इसके क्रम को आप ध्यान देंगे क्योंकि क्रम से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको आप यदि तेजी से पढ़ेंगे जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, बघाट, झांसी, नागपुर, अवध, इसको यदि तेजी से बोलेंगे तो सहजता से याद हो जाएगा। अब देखेंगे कि इन सब कार्यों के बावजूद यह जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी यह 1857 के क्रांति का एक
कारण बना था, इसके बावजूद भी लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। तो क्यों इसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? इसके पीछे इसके कई सुधार कार्य हैं, जिसमें हम देखेंगे। पहला, रेल, तार तथा डाकघर की स्थापना। डाकघर की स्थापना 1853 में थाने से पुणे के बीच रेल लाइन बिछवाया। इसके साथ ही इसने टेलीफोन तार बिछवाया कोलकाता से आगरा के बीच। ये जो थाने है कभी कभी मुंबई से पुणे भी दे देता है, तो मुंबई से पुणे या थाने से पुणे। और कई डाकघरों की स्थापना की। इसके साथ ही नहरें खुदवाया, अर्थात हम कहेंगे सिंचाई की व्यवस्था किया। सिंचाई व्यवस्था, सामाजिक सुधार, सैन्य सुधार, तथा शिक्षा संबंधी सुधार, शिक्षा में सुधार। इन सभी मुख्य सुधार या कहें तो अच्छे कार्य की वजह से ही लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। यह रहा हमारा आज का टॉपिक, लॉर्ड डलहौजी और उसकी हड़प नीति। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।